नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने दुनिया पे दशकों से राज किया है और वो जो राज किया है उसका मुख्य हथियार है डॉलर। अगर हम किसी इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो थोड़ा बहुत जो उसके सामने ठहरता है वो है यूरो। जो यूरोपियन सिस्टम का जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है यूरो, जो उसकी करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, वो थोड़ा बहुत ठहर पाता है। इसके अलावा और कोई संगठन फिलहाल नहीं ठहर पाता। तो अब प्रश्न ये है कि क्या अमेरिका की बादशाहत ऐसे ही बनी रहेगी या फिर कोई ऐसा संगठन उभर कर आएगा जो अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे पाए। मैं इस वीडियो में ब्रिक्स की बात करूंगा, एक ऐसा ही संगठन जो आने वाले समय में जो इसकी पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए लगता है कि अमेरिका को चुनौती देगा, डॉलर को चुनौती देगा। ये बात मैं किसी जज्बात में आकर नहीं कह रहा। इसने जो फिलहाल स्टेप्स लिए हैं, जो सक्रियता दिखाई है, इसके मेंबर्स में जो सक्रियता आई है, जो मेल का जो एक सॉल्यूशन निकालने का भाव आया है, जिस हिसाब से इन्होंने पॉलिसीज बनाई है, जो ये स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, निकट भविष्य में ये डॉलर को चुनौती देगा और अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ने वाली है। मैं एक एक करके सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ब्रिक्स बना था या कुछ समय पहले तक जो इनिशियल थॉट था ब्रिक्स का, वो ये था कि जैसे यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कंट्रीज की कॉमन करेंसी है यूरो, हम एक ऐसी ही करेंसी बनाते हैं ब्रिक्स से, ब्रिक्स नाम से या कोई और नाम से, लेकिन एक कॉमन करेंसी बनाते हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में आई कि जो यूरो है, जो यूरोपियन यूनियन है, इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे कि जो ये सारे देश हैं, ये जियोग्राफिकली आपस में बहुत निकट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मानो कि जैसे किसी एक देश के, यूरोप अगर एक देश है तो ये सारे देश जो छोटे छोटे देश हैं, ये सारे एक राज्य की तरह है। यूरोप अगर एक देश है तो ये सारे छोटे छोटे देश, यूरोपियन देश, राज्यों की तरह है जो आपस में कनेक्ट है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो वो साइज है उन कंट्रीज का, वो लगभग मोर और लेस सेम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक देश बहुत बड़ा हो जिससे कि जो छोटे देश हैं उनको डर लगे कि ये हम पे कब्जा ना कर ले। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, सब में डेमोक्रेसी है, सबका सोचना, सबकी जो सोच है वो लगभग एक जैसी है पॉलिटिकली। और अगर रिलीजियस की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो सब में क्रिश्चियनिटी है। और जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, वो सब में कैपिटलिज्म है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो लगभग सेम है। सेम होने की वजह से वो एक कॉमन डिसीजन पर पहुंच पाए और एक कॉमन करेंसी वो बना पाए, जिसका नाम उन्होंने यूरो रखा। अब बात करते हैं हम ब्रिक्स की। ब्रिक्स की अगर आप देखोगे तो जियोग्राफिकली वो पास पास तो छोड़ ही दीजिए, दूर भी बहुत ज्यादा है। यानी कि दूर भी इतने हैं कि एक इस महाद्वीप में और एक उस महाद्वीप में। जैसे भारत और चीन की बात करें तो वो एशिया में है, साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ब्राजील की मैं बात करूं तो वो साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, और रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यानी कि वो जियोग्राफिकली बहुत दूर दूर है। अब देखिए, वहां पे जो कंट्री का साइज था वो लगभग सेम था। यहाँ पे रूस इतना बड़ा देश है ना, उसके आसपास छोटे छोटे देश हैं। तो हमेशा एक मिसट्रस्ट रहता है कि यार ये हमें दबा ना ले, हम पर कब्जा ना कर ले। इसी तरीके से चाइना का है, जो चाइना के आसपास के देश हैं वो चाइना से घबराए रहते हैं, जो उसकी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उनको देख के। ऐसे ही अगर हम इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो कहीं पे कैपिटलिज्म है, कहीं पे कम्युनिज्म है। यानी कि जो ओवरऑल जो सोच है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, वो काफी उसमें अंतर है। इस वजह से एक कॉमन करेंसी पर पहुंचना उनके लिए फिजिबल नहीं हो पाया, कम से कम अभी तो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ऐसी करेंसी जो सबको फिट करे, वन साइज फिट ऑल, यानी कि ऐसी करेंसी जो सबको फिट हो जाए, सबके लिए उपयुक्त हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए कॉमन करेंसी का आइडिया नहीं चल पाया। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि अभी हाल ही के टाइम में इन लोगों को यह बात समझ में आ गई कि भाई कॉमन करेंसी पे पहुंचना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो हमें अब अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखने हैं। तो सबसे बड़ी बात उनको यह समझ में आई
कॉमन करेंसी बने या ना बने, हमें एक चीज करनी है कि जो हम म्यूचुअल बिजनेस करेंगे, आपस में जो हम बिजनेस करेंगे वो लोकल करेंसी में करेंगे। यानी कि अगर रशिया और चाइना अगर बिजनेस करते हैं तो वो जो चाइना की जो यूनिट है करेंसी है वो है युआन और रूस की है रूबल, तो हम जो बिजनेस है वो रूबल और युआन में करेंगे। ऐसे ही जब भारत और रूस आपस में व्यापार करेंगे तो वो रुपया और रूबल में व्यापार करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो लीडरशिप है, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। जैसे जैसे म्यूचुअल बिजनेस बढ़ेगा, लोकल करेंसी में बिजनेस बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा लोकल करेंसी के बिजनेस का, वैसे वैसे डॉलर नीचे आता जाएगा। ये है बेसिक जो थॉट प्रोसेस है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या किया जाएगा, जो अमेरिका की एक और बड़ी ताकत है वो है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, ये एक इंटरफेस है, ये एक पेमेंट का मतलब ये कोई बैंक नहीं है, दो बैंकों को जोड़ने का सिस्टम है। यानी कि जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम है भारत में यूपीआई क्या करता है कि बैंकों के बीच का एक सिस्टम है। मेरा अकाउंट किसी बैंक में है, मुझे दूसरे बंदे को जो पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट किसी और बैंक में, तो यूपीआई उन दोनों बैंकों को कनेक्ट करके रखता है। जब मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं यूपीआई का यूज करूंगा किसी दूसरे को पैसे भेजने के लिए। ऐसे ही जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसे भेजता है तो उनके जो बैंक है वो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े होते हैं। स्विफ्ट जो है बीच का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जो स्विफ्ट है वो है तो बेल्जियम में, एक यूरोपियन कंट्री में, लेकिन क्योंकि डॉलर में ही ज्यादा बिजनेस होता है, इसका कंट्रोल है अमेरिका के पास। इसका सारा डेटा अमेरिका से होकर गुजरता है। तो अमेरिका का एक तो डेटा है उस पर पूरा नियंत्रण है। दूसरा, जब दो कंट्री जैसे कि रशिया है और ये चाइना है, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं, रशिया है, ईरान है, यानी कि सारे कंट्रीज इस तरीके से, ये इंडिया है ना, तो ये सारे कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब भी अमेरिका को बैन लगाना होता है किसी भी कंट्री पे, तो उसके बैंक को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है, तो इसकी जो पेमेंट है वो फ्रीज हो जाती है। यानी कि ये जो सिस्टम है इसको यूज नहीं कर सकता दूसरे देश को पैसे भेजने के लिए। तो जो स्विफ्ट है वो एक बड़ा हथियार है अमेरिका का। तो इसके उपाय के लिए, इसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स देशों ने अपना सिस्टम बनाया, ब्रिक्स पे करके। ब्रिक्स पे क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो ब्रिक्स के नेशंस के बीच में पैसे ट्रांसफर का काम करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरी जो चीज है, एक और जो ताकत है अमेरिका की, वो है वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ये जो संगठन है या ये जो बैंकिंग जो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, ये किसी को लोन अगर चाहिए होगा तो वो डॉलर में देते हैं, और डॉलर में ही वापस लेते हैं। तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था, वो डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। तो ब्रिक्स ने क्या किया, अपना बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक करके। ये बैंक क्या करेगा, ये जो लोन देगा, किसी को भी आर्थिक मदद देगा, वो डॉलर में ना करके उसकी लोकल करेंसी में करेगा। जैसे भारत को लोन चाहिए होगा तो ये रुपए में देगा, चीन को लोन चाहिए होगा तो ये युआन में देगा। तो यहां से जो डॉलर है, जो डॉलर का ट्रांजेक्शन है, वो कम होता जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो चीजें ब्रिक्स कर रहा है, ठीक है, ये जो स्टेप्स ले रहा है, यहां पे ब्रिक्स ने एक बात और सोची है कि हम खुले में अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे, हम हो हल्ला नहीं मचाएंगे कि वी आर अगेंस्ट यूएस डॉलर, हम अमेरिका को या यूएस डॉलर को चुनौती देंगे। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लोग एक कॉमन करेंसी पर पहुंच जाते हैं तो अमेरिका के लिए आसान होता उससे लड़ना। वो जो फाइट है वो हो जाती, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स करेंसी का नाम होता ब्रिक्स, ठीक है, और उनका है डॉलर, तो वो जो फाइट है डॉलर वर्सेस ब्रिक्स हो जाती। तो जो अमेरिका है वो ब्लॉक बना लेता है, गुट बना लेता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर, दूसरे देशों को लालच देकर, जो पेट्रोल जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको लालच देकर, उनको डराकर, तो वो गुट बना लेता। तो अल्टीमेटली क्या होता कि रिटेलिएशंस होते, बदला बदली चलती, एक दूसरे से बदला लेते, है ना, दुश्मनी करते, सैंक्शंस लगाए जाते और एक पैनिक का माहौल हो जाता। इससे बचने के लिए जो ब्रिक्स है उसके कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। भारत ने भी क्या बोला, भारत ने ये बोला कि भाई जो ब्रिक्स है दैट इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ डॉलर, वो उसका केवल एक पूरक है। हम किसी की लाइन छोटी करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य नहीं है, हम केवल अपना जो संरचना है, हमारा सिस्टम है,
हमारी जो लोकल करेंसी है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम डॉलर को नीचे लेके आए, हम डॉलर से कोई दुश्मनी निकालें, हम अमेरिका से कोई दुश्मनी निकालें। दूसरी बात और क्या होती, अगर कॉमन करेंसी हो जाती या फिर ये ज्यादा डायरेक्ट फाइट करते हैं तो वर्ल्ड फिर से बाइपोलर हो सकता है। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रशिया था, है ना। अब की बार ब्रिक्स कंट्रीज क्या सोच रहे हैं कि वर्ल्ड बाइपोलर ना हो पाए, वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर हो पाए, यानी कि दो गुट ना बन पाए। अब अगर मल्टीपोलर रहेगा, सबकी अपनी अपनी करेंसीज रहेंगी, बिजनेस अपनी अपनी करेंसी में होगा, तो अमेरिका के पास डायरेक्ट बहाना नहीं होगा कि वो बैन लगाए, बदलेबाजी करे, तो वो जो है डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता किसी गुट के खिलाफ। तो वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है। एक चीज और, अगर वर्ल्ड बाइपोलर हुआ तो दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो गुट है, उसका लीडर तो होगा अमेरिका। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे बड़े कंट्रीज कई हैं, जैसे कि भारत है, चीन है, रूस है, तो इनमें कोई एक कंट्री लीडरशिप करने की कोशिश करेगा दूसरों को दबा के, तो उससे क्या होगा, फूट पड़ेगी और ये जो पूरा जो सिस्टम है, जो ब्रिक्स का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसके ब्रेक होने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जो एक थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि हम अमेरिका को डायरेक्ट अगेंस्ट नहीं जाएंगे, है ना, हम धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको चुनौती अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, एक बेसिक सोच ये भी है कि द डॉलर पावर डजंट वैनिश ओवरनाइट, इट इरोड्स स्लोली ऑलमोस्ट इनविजिबली। यानी कि जो अमेरिका का डॉलर है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में इस लेवल तक पहुंचा है, कुछ सालों में इस लेवल तक पहुंचा है, उसे बहुत टाइम लगा है इस लेवल तक आने में, इस ऊंचाई तक आने में। तो जैसे वो ऊपर गया है, नीचे भी वो ऐसे ही आएगा, रातों रात नीचे नहीं आएगा। तो ब्रिक्स देश जो सोच रहे हैं कि हम चाहे स्लो रहे लेकिन हम स्टेडीली प्रोग्रेस करें, हम लगातार आगे बढ़े, चाहे स्पीड थोड़ी शुरू में कम हो। तो ये जो ब्रिक्स है उसकी बेसिक सोच ये है। अब अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिक्स है ना, उनमें आपस में फिलहाल बिजनेस कितना है, तो लगभग 700 बिलियन डॉलर का बिजनेस है ब्रिक्स के जो 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन देशों के बीच में, यानी कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अगर खाली इन 5 देशों की बात करें तो 700 बिलियन डॉलर है। और अगर मैं 3 देशों की बात करूं, रूस, इंडिया और चाइना, तो इनका जो बिजनेस है वो 440 बिलियन डॉलर है। और अगर खाली रूस की बात करें, उसका बाकी के जो 4 ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके साथ बिजनेस 357 बिलियन डॉलर है। सबसे बड़ी बात क्या है, रूस का जो बिजनेस है ब्रिक्स नेशंस के साथ 357 बिलियन डॉलर, इसमें मोर देन 90% बिजनेस लोकल करेंसी में। एक करेंसी रूबल है जो रूस की करेंसी है और दूसरी उस कंट्री की करेंसी है जो दूसरा देश इसके साथ व्यापार कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा और यही पॉलिसी अपनाई जाए लोकल करेंसी की, तो डॉलर की हेजिमनी, उसकी दादागिरी अपने आप नीचे आती जाएगी। तो जो बेसिक जो स्ट्रेटेजी है, जो कोर है स्ट्रेटेजी का, वो क्या है कि जो बिजनेस है वो लोकल करेंसीज में होगा, जो लोन है वो लोकल करेंसी में मिलना चाहिए, और तीसरी बात है जो ब्रिक्स है उसको एक्सपेंड किया जाएगा ग्लोबली, यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे। शुरू में फाउंडिंग मेंबर्स थे 5, उसके बाद अभी 2024 में 4 और देश उसमें जुड़े। वो देश कौन कौन से थे? ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया, ये 4 देश जुड़े। फिर 2025 में 2 देश और जुड़ चुके हैं, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, यानी कि अब 11 देश हो चुके हैं। 11 देश एक बड़ी पॉपुलेशन और एक बड़ी अर्थव्यवस्था कॉन्ट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ब्रिक्स जो है वो रुका नहीं, वो और मेंबर्स को अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ, 2024 में रशिया समिट हुआ, तो वहां पे क्या डिसीजन लिया गया कि हम एकदम से बहुत सारे देशों को ऐड ना करें, उससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इस तरीके के होंगे कि जैसे ना जो सिस्टम है ब्रिक्स पे, जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, जो बैंक्स को आपस में जोड़ता है, वो एकदम से सभी देशों को जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस स्लो है, तो वो धीरे धीरे काम करे, धीरे धीरे नेशंस को आपस में जोड़े। तब तक क्या किया जाए, तब तक वो जो नेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि जो जुड़ना चाहता है उसे अपने में ले ही लो, उसकी लॉयल्टी चेक करनी है कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है। जो हमारा संगठन है ब्रिक्स, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसके लिए वो देश कितना कंपैटिबल है, वो कितना इंटरेस्टेड है।
जो उसकी मीटिंग्स होती हैं ब्रिक्स की, वो उसमें कितना सक्रिय रहता है, यानी कि वो ब्रिक्स के लिए कितना कॉन्ट्री करेगा इन फ्यूचर, है ना। तो वो भी चेक होना चाहिए उसको ऐड करने से पहले। तो उसके लिए बोला गया कि एक स्टेज है ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज पे नेशंस को रखा जाएगा। ट्रायल जो पार्टनर्स हैं उनमें कौन कौन से देश हैं, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे कि ट्रायल देश हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और नाइजीरिया, और भी है। यानी कि ये जो देश हैं इनको ट्रायल स्टेज में रखा गया है, एकदम से नहीं जोड़ा गया। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, देखिए क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। एक तो फाइनेंस वाली बात तो हुई है, और क्या बात है कि ऐसा ना हो कि इन देशों को जोड़े और ब्रिक्स में गुटबंदी हो जाए। जैसे कि देखिए हर देश का एक नेचर है, एक स्वभाव है। जैसे कि जो बेलारूस और कजाकिस्तान है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये रूस के ज्यादा निकट है, तो रूस के साथ ये गुट ना बना ले, ठीक है। थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि जो और मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये आपस में गुटबाजी ना बना ले, ठीक। जो भारत और चीन है उनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, चीन और रूस के बीच में भी कंफ्लिक्ट रहता है। तो ऐसा ना हो कि आपस में गुटबाजी हो जाए, एक दूसरे के साथ ज्यादा टीम बन जाए, मतलब जो है उनमें फूट पड़ जाए। इसलिए उनको एक स्टैंड मोड में रखा जाएगा, उनकी कमिटमेंट चेक की जाएगी, लॉयल्टी चेक की जाएगी, कंपेटिबिलिटी चेक की जाएगी, और उसके बाद उसे शामिल किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि भाई उसको शामिल किया जाएगा, मतलब फुल मेंबरशिप दी जाएगी और ट्रायल मोड में दिया जाएगा। उसका क्या मतलब है? फुल मेंबरशिप का मतलब है जब पूरे शामिल हो जाएंगे तो उनको जो पॉलिसीज होंगी ब्रिक्स की, है ना, वो बनाने में उनकी वोटिंग मैटर करेगी, उनका कंट्रीब्यूशन मैटर करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसका जो संगठन है उसके कामों में उसका हस्तक्षेप रहेगा। लेकिन ट्रायल स्टेज में ना उनको पॉलिसी मेकिंग में राइट नहीं होगा, वोटिंग में राइट नहीं होगा, और जो इंस्टीट्यूशनल रूल्स उनको नहीं दिए जाएंगे। फिर उनको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उनको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जो समिट्स होंगे, जो वार्ताएं होंगी, जो मीटिंग्स होंगी, उनमें वो पार्ट ले सकते हैं। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स पे सिस्टम है, उसको उनके फाइनेंस से जोड़ने के लिए वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज इनिशियली इन चीजों में पार्ट करेंगे, अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे, कंपेटिबिलिटी दिखाएंगे, उसके बाद उनको जो है मेन मेंबरशिप, जो फुल मेंबरशिप दी जाएगी। कुल मिला के जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स संगठन है, उसका जो बेसिक सोच है वो ये है कि स्लो एंड स्टडी विद द रेस, यानी कि हम स्लो बेशक रहे लेकिन हमें स्टडीली चलना है, लगातार चलना है, चाहे स्पीड शुरू में धीरे हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम 2 स्टेप जाएं और फिर पीछे वापस आना पड़े। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो सावधानी से चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसके बिजनेस को देखोगे, उसके ओवरऑल कंट्री को देखोगे, अगर हम इन ये जो पार्टनर कंट्रीज हैं इनको मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 56% ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स की मेंबर हो जाएगी, और जो बिजनेस है वो लगभग 40% हो जाएगा, और ये छोटा अमाउंट नहीं है। अब सोचिए कि अगर 40% जो बिजनेस, जो ट्रेड है, ग्लोबल जो ट्रेड है, अगर वो ब्रिक्स के देशों के आपस में, ब्रिक्स के देशों में आपस में हो, और वो जो करेंसी है, जो ट्रेड करेंसी है, वो लोकल करेंसी हो, वो डॉलर के अलावा कोई और भी करेंसी है, तो डॉलर की हेजिमनी तो नीचे आ ही जाएगी। और दूसरी बात, जब इतना बड़ा पॉपुलेशन किसी संगठन से जुड़ता है तो वो संगठन ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। तो ये थी ब्रिक्स की पॉलिसीज, ब्रिक्स जो स्टेप्स ले रहा है, और जो आने वाले समय में वो डॉलर को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।